डीके हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 का पाठ 2 वर्ण विचार लेकर हाजिर हुई हूँ। वर्ण विचार में सबसे पहले आते हैं वर्ण। वर्ण क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मानव मुख से उच्चरित ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित चिन्ह होता है, जैसे अ, च, त, ए आदि। ये सभी हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं। इस तरह वर्ण की परिभाषा होगी। वर्ण भाषा की वह लघुत्तम या छोटी इकाई होते हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों की कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो इस प्रकार हैं। वर्ण ही भाषा का आधार है। बिना वर्णों की सहायता से हम किसी भी भाषा को लिखित रूप प्रदान नहीं कर सकते, इसीलिए वर्णों को भाषा का आधार माना गया है। दूसरी इनकी विशेषता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरी विशेषता, हर भाषा में वर्णों की संख्या तथा क्रम विशिष्ट एवं अलग होता है। वर्णों की संख्या घट बढ़ सकती है। जिस प्रकार हमारी हिंदी में 44 जो है वो वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में, पंजाबी में 35 वर्ण हैं, अंग्रेजी में 26 वर्ण हैं। इस तरह तीनों भाषाओं में की वर्णमाला में वर्णों की संख्या अलग अलग है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। जितना भी हमने लिखा अभी तक, उनमें सभी वर्णों का प्रयोग हुआ। वर्णों से शब्द बने और शब्दों से आगे वाक्य बने। इसकी पांचवी विशेषता है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है। बिना वर्णों के ज्ञान से आप किसी भी भाषा को लिख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले में वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है। वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित और निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। जैसे हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले स्वर आते हैं, उन्हें एक व्यवस्था से रखा हुआ है वर्णमाला में, अ से लेकर औ तक। फिर व्यंजन आएंगे, व्यंजन में का भी एक निश्चित क्रम है, क ख घ ऐसे लिखे गए हैं। तो इन्हें एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित ढंग से वर्णमाला में रखा गया है। वर्णों के भेद, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। नंबर 1 पर स्वर वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जा सके, स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ओ। इनकी सहायता में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए ये स्वर हैं। हिंदी में इनकी संख्या 11 है। स्वरों के भेद, हिंदी वर्णमाला में स्वरों के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें मूल स्वर या हर्ष स्वर कहा जाता है। इनकी गिनती 4 है, अ, ई, उ, री। आप बोलकर भी देख लीजिए, ये बहुत जल्द ये स्वर बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है, हर्ष स्वर कहा जाता है। आगे आते हैं दीर्घ स्वर। जो स्वर उच्चारण में मूल स्वर से दोगुना समय लेते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें बोलने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है मूल स्वर की तुलना में। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यदि हमारे पास 11 स्वर हैं, 11 में से 4 हमारे मूल स्वर आ जाते हैं और बाकी जो 7 स्वर बचते हैं वो दीर्घ स्वर आ जाते हैं। आगे है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है। तिगुना भाव पहले 2 गुना ज़्यादा लगा दीर्घ स्वर में, अब 3 गुना समय बढ़ गया प्लुत स्वर के उच्चारण में। जैसे ओम हम बोलते हैं तो इसमें ज़्यादा समय लगता है मूल स्वर या हर्ष स्वर की तुलना में। स्वर वर्ण के बाद दूसरा भेद आता है व्यंजन वर्ण का। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से किया जाता है, बिना स्वर की सहायता से इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते। जैसे आप क बोलकर देख लीजिए, क के पीछे अ की आवाज़ आ रही है,
छ, छ के पीछे अ की आवाज़ आ रही है। जितने भी वर्ण होंगे इनके साथ अ की आवाज़ आएगी। व्यंजनों को बिना स्वर के लिखते समय या तो उनके नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है या अथवा उन्हें आधा लिखा जाता है। आधा, कुछ व्यंजन तो ऐसे ही आधे लिख देते हैं हम, उनकी डंडी हटा दीजिए, आधे लिखे जाएंगे। पर कुछ व्यंजनों के नीचे हमें हलंत चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे उत्तर में या स्वर शब्द है, इन दोनों में हम हलंत लगा सकते हैं और इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं आधे अक्षर को। हल चिन्ह जो है शब्द के अंतिम वर्ण पर लगता है तो उसे हलंत कहते हैं। जब अंतिम वर्ण पर लगेगा तो उसे हलंत कहेंगे। व्यंजन के भेद, सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है और ध्वनि श्वास बाजू से थोड़ा टकरा कर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। ये क से लेकर म तक हमारे स्पर्श व्यंजन है। इन पांचों को क वाली पंक्ति, क की पंक्ति में जितने 5 वर्ण आएंगे कवर्ग, च की पंक्ति में 5 वर्ण आएंगे चवर्ग, ट में ट्वर्ग, त में त्वर्ग और प में पवर्ग। ये पूरे कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के सभी स्पर्श व्यंजन है। जब बोलते हैं तो पूरा स्पर्श नहीं करते हमारे मुख के अंग एक दूसरे से। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठों के आपस में टकराने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। आप बोलकर देख सकते हैं य, र, ल, व। यदि आपका उच्चारण शुद्ध है तो ये कहीं पूर्ण स्पर्श नहीं होगा जीभ, तालु, दांत और होठों का। इनकी संख्या 4 है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से हवा रगड़ के साथ गर्म होकर निकलती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, स, ह, ये 4 हैं। श और श दोनों में थोड़ा अंतर है उच्चारण के समय। जैसे श, इसमें जीभ जो है हमारी आगे वाले तालु को स्पर्श करती है हल्का सा, और जब षटकोण बोलते हैं तो इसमें जीभ हमारे उल्टी होकर पीछे वाले तालु को स्पर्श करती है। आगे आते हैं हमारी मात्रा। जब स्वर वर्णों को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखते हैं तब उनका रूप बदल जाता है। स्वरों का ये बदला रूप मात्रा कहलाता है। स्वरों की मात्राएं हैं अ की कोई मात्रा नहीं है, इसे मुक्ता भी कहा जाता है। जैसे इससे शब्द बनेगा कम, कम। आगे आ की मात्रा यदि हम क को लगा देंगे तो ये क को आ की मात्रा म काम बन जाएगा। उसके बाद ई की मात्रा क को लगा दी, साथ में किस लिख दिया, स लिख दिया तो किस। ई की मात्रा ख को लगाई, खीर। पूरी तरह से शब्द का रूप बदल जाता है। उ, गुलाब। ऊ, भूल। री, तृण। ए, केश। ए, है। ओ, चोर। औ, चौखट। इनके बोल संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के योग से एक नया शब्द बनता है जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र, ये सब चारों हमारे संयुक्त व्यंजन है। जैसे क्ष हमारा आधा क प्लस छ, इन दोनों को मिलाकर बनता है क्ष। इनसे अक्षर हम शब्द लिखते हैं अक्षर। त्र, ये 2 एक आधा त और दूसरा व्यंजन हमारा आधा र, इन दोनों से मिलकर बनता है त्र। आगे आता है ज्ञ, आधा ज प्लस अंगा, इन दोनों से मिलकर बनता है ज्ञ। श्र, आधा श प्लस र, इन दोनों से मिलकर बनता है श्र। ऐसे हिंदी वर्णमाला में हमारे ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। द्वितीय व्यंजन या फिर द्वित्व व्यंजन जिन्हें कहा जाता है, ये होते हैं जिनमें
एक ही प्रकार के दो व्यंजन आपस में मिल जुड़ते हैं। जब ये दो व्यंजन, एक आधा और एक पूरा, दोनों एक ही व्यंजन होंगे, जुड़ेंगे, तो द्वितीय व्यंजन या द्वितीय व्यंजन कहलाएंगे। जैसे सज्जन शब्द है, सज्जन में स प्लस आधा ज प्लस पूरा ज प्लस न, तब जाकर सज्जन बना। इसमें आधा ज और पूरा ज जो है वो हमारा द्वितीय व्यंजन है। ऐसे ही चम्मच में च आधा म पूरा म च, चम्मच। आधा म और पूरा म जब बना मिला तो ये द्वितीय व्यंजन कहलाया। संयुक्त अक्षर, जब अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे आत्मा, आत्मा में आधा त और म मिले, त और व्यंजन है, म और व्यंजन है, दोनों मिले तो ये संयुक्त अक्षर कहलाए। ऐसे ही प्यार में आधा प प्लस य क्वा की मात्रा र, प्यार, आधा प और य आपस में मिले तो ये दोनों संयुक्त अक्षर कहलाए। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जैसे ढ और ढ, इनसे दोनों से अलग एक नई ध्वनि उत्पन्न करने वाले हमारे पास शब्द व्यंजन आए, ड़ और अढ़। इन ध्वनियों को उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कहा जाता है। ये शब्द के बीच में जो अंत में आती हैं, प्रारंभ में नहीं आती। जैसे सड़क, पढ़ाई, रूढ़िवादी, ऐसे जो शब्द हैं इनमें ढ़ और अढ़ दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अंग या अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु होता है। ये वास्तव में ध्वनि व्यंजन है, किंतु स्वर की भांति उच्चरित होने के कारण इसे योगवाह कहा जाता है। दूसरा अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है। जैसे गंगा, तुरंत बाद बोला जाता है। वर्णमाला में क, च, ट, त तथा प वर्ग के पंचम वर्ण, जो आखिरी 5 वर्ण हैं, ये हमारे अनुस्वार के रूप में आते हैं। अनुस्वार की आवाज़ हमेशा जब लिखते हैं तो नाक में से आती है। जैसे जंग, बिंदी ऊपर बोली जाती है, नाक में से जो है आवाज़ बाहर आती है, जंग। पंख, तो इस तरह अनुस्वार की आवाज़ आएगी। न, म, ण, अंगा, नंगा, ये सभी हमारे अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हैं। आगे आता अह या विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह जो है वो 2 बिंदियां हैं। ये वर्ण के बाद में आते हैं। वर्ण के बाद में ये बिंदियां लगाई जाती हैं। उच्चारण करते समय हल्के ह की ध्वनि निकलती है, जिस प्रकार हम बोलते हैं अथः, प्रातः। तो इस तरह इनके अंत में ह की हल्की सी आवाज़ आती है और इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत शब्दों में होता है। उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनि स्वर के साथ लगकर स्वर में विशिष्टता ला देती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु है। जैसे आंख, दांत आदि। अनुनासिक और अनुस्वार में एक बड़ा अंतर है। अनुस्वार में जिस प्रकार आवाज़ जब हम बोलते हैं तो आवाज़ हमारे नाक में से निकलती है, वहीं पर जब हम अनुनासिक को बोलेंगे तो इसकी आवाज़ हमारे नाक और मुंह दोनों में से निकलेगी। जैसे आंख, दांत। तो इस तरह बिंदी, चंद्र बिंदी की आवाज़ आंख। देखिए, आंख जब हम बोल रहे हैं तो नाक और मुंह दोनों में से आ रही है आवाज़। जब शब्द में स्वर की मात्रा ऊपर आ रही हो और वहाँ अनुनासिक भी लगना हो तो वहाँ हम अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के रूप में नहीं लगाते, वहाँ सिर्फ हम बिंदी लगा देते हैं। जैसे मैं, क्योंकि आदि। अनुस्वार और अनुनासिक को यदि हमें और ज़्यादा समझना है तो हम इसका कंपैरिजन पंजाबी के साथ कर सकते हैं। पंजाबी में जहाँ आपके टिप्पी लगती है वहाँ पर हिंदी में बिंदी लगती है, और जहाँ पंजाबी में हमारे बिंदी लगती है वहाँ हिंदी में चंद्र बिंदी लगती है। जैसे आप देख लीजिए, गंगा, पंजाबी में आपने गंगा लिखा, ऊपर टिप्पी लगी, पर हिंदी में बिंदी लगी। और जंग, जंग में पंजाबी में टिप्पी लगी, हिंदी में बिंदी लगी। आँख, आँख में आपके वहाँ
बिंदी लगी और हिंदी में चंद्र बिंदी लगी। माँ, माँ में आपके पंजाबी में बिंदी लगी और हिंदी में चंद्र बिंदु लगा। इस तरह ये अंतर है। आगत ध्वनि अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आई है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द ऐसे थे जो हिंदी में पूरी तरह से घुल मिल गए, जिन्हें लिखने के लिए हमें आगत ध्वनि अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आई है। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हिंदी में इस तरह घुल मिल गए कि उन्हें लिखने के लिए हमें नया चिन्ह बनाना पड़ा, और इसका चिन्ह अर्धचंद्र है शिरोरेखा के ऊपर। जिस प्रकार ट्रॉफी, हॉकी, कॉफी, डॉक्टर ये हम लिखते हैं, इन्हें बोलते समय ना तो ओ की आवाज़ आनी चाहिए, ना ही आ की आवाज़ आनी चाहिए। इनके मध्य वाली आवाज़ आनी चाहिए, जिससे इनका उच्चारण शुद्ध होगा और सही लिखे जाएंगे। आगत ध्वनि नुक्ता, ये हमें नुक्ता उर्दू भाषा के प्रभाव से हिंदी में जो शब्द लिखे गए उनके लिखने के लिए हमें नुक्ता ध्वनि जो है, नुक्ता आगत ध्वनि जो है वो अपनानी पड़ी। इसका जो चिन्ह है वर्ण के नीचे बिंदु के रूप में लगाया जाता है। मानक हिंदी में अब केवल 2 ही वर्ण ऐसे हैं जो प्रचलन में हैं, वो हैं ज और फ। जैसे ज से ज़मीन, फ से सिर्फ। और इनके लिए एक विशेष ज और ज में विशेष अंतर है। जैसे जंग का अर्थ होता है लड़ाई, पर जब हम जंग लिखेंगे ज से तो उसका अर्थ हो जाता है लोहे को लगने वाला एक विशेष प्रकार का तत्व। इस तरह ये नया नुक्ता हिंदी में उर्दू, अरबी, फारसी के कारण अपनाया गया। आज के लिए इतना ही। आपको मेरे ये लेसन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें।